नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार हम इस ऑनलाइन पढ़ाई के अगले लेक्चर को हम शुरू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको भाषा विज्ञान से संबंधित कुछ बातें बताई थी और इस लेक्चर में मैं आपको भाषा विज्ञान की परिभाषाओं से थोड़ा सा परिचित कराऊंगा। साथ ही साथ मैंने इसके पहले के लेक्चर में भाषा विज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई और भाषा विज्ञान क्या काम करता है, इसको लेकर थोड़ी सी बात की है। और भी थोड़ी सी बात मैं उसी के संदर्भ में आपके सामने रखूंगा और उसके बाद में भाषा विज्ञान की जो परिभाषाएं हैं हम एक एक करके विभिन्न विद्वानों द्वारा दी हुई परिभाषाएं देखेंगे। तो थोड़ा सा भाषा विज्ञान, ये जो नई विकसित शाखा, अध्ययन शाखा जो है वो निर्माण कैसे हो गई, उसके पीछे की वजह क्या है और उसके पहले वो किस रूप में मौजूद थी, ये सभी बातें थोड़ी सी इसमें आ जाएगी। तो इसको थोड़ा सा गंभीरता से सुनिएगा। मैं अगर आपको ये कहूँ कि भाषा विज्ञान की पृष्ठभूमि क्या है, मतलब भाषा को लेकर अध्ययन कब किया जाने लगा, कैसे किया जाने लगा, उसको लेकर मैंने थोड़ी सी जानकारी दी है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। देखिएगा, भाषा विज्ञान वर्तमान की विकसित ज्ञान शाखा है, मतलब ये आधुनिक काल में निर्माण हुई ज्ञान शाखा है और इसी वजह से ये आधुनिक काल की उपज मानी जाती है। भाषा विज्ञान का जन्म या उसकी अध्ययन की शुरुआत जो है 18वीं शती के अंतिम दशक में हुई। मतलब मैंने आपको 1786 का जो उदाहरण दिया था, उस समय से भाषा विज्ञान का अध्ययन शुरू हुआ और इसके जनक जो है सर विलियम जोन्स रहे हैं। अर्थात सर विलियम जोन्स ने 1800 के अंतिम दशक में भाषा विज्ञान को लेकर या भाषा विज्ञान से संबंधित अध्ययन को लेकर कुछ बातें जो है हमारे सामने रखी। उसका परिणाम ये हो गया कि उनके द्वारा रखे गए विचार, उनके द्वारा रखी गई बातें जो है भाषा विज्ञान के शुरुआत के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो है बन गए। तो कैसे, देखिएगा, भाषा विज्ञान के जनक सर विलियम जोन्स रहे हैं। इन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्यों के सामने भाषाओं से संबंधित निबंध एक प्रस्तुत किया, एक शोध पत्र प्रस्तुत किया और उस शोध पत्र में उन्होंने संस्कृत, ग्रीक और यूरोप की जो भाषाएं हैं, लैटिन, इन भाषाओं से संस्कृत का संबंध जोड़कर वो भाषाएं किस प्रकार विकसित हुई है या संस्कृत का, ग्रीक का और लैटिन भाषा का संबंध एक ही स्रोत से है, ऐसी बात उन्होंने अपने शोध पत्र में रखी। इसी विचार को विद्वानों ने उसके पश्चात जो है थोड़ा सा गंभीरता से लेते हुए उन्होंने भारत और यूरोप के भाषाओं का अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन करना शुरू किया। मतलब यूरोप खंड अलग है, आशिया खंड अलग है, संस्कृत भाषा आशिया खंड की है, ग्रीक और लैटिन भाषाएं जो है यूरोप खंड की है और उस खंडों में अलग खंड होने के बावजूद भी इन भाषाओं की मूल भाषा एक ही स्रोत से, मतलब ये सभी भाषाएं एक ही स्रोत से आई है। ये बात जब सर विलियम जोन्स जी ने हमारे सामने रखी या उन सदस्यों के सामने रखी, तो दुनिया में इन बातों को लेकर सोचा जाने लगा और परिणाम ये हुआ कि विभिन्न भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाने लगा और ये तुलनात्मक अध्ययन ही एक प्रकार से भाषा विज्ञान की शुरुआत मानी जा सकती है। और यहाँ पर वो बात भी आ गई है कि इन विचारों से तत्पश्चात भारत और यूरोप के भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन शुरू हुआ। यही भाषा विज्ञान का आरंभ बिंदु माना जा सकता है। मतलब हम ये देख सकते हैं कि भाषा विज्ञान की शुरुआत किस वजह से हुई है। तो उसके पीछे की वजह यह है कि सर विलियम जोन्स जी ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सामने संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषा एक ही स्रोत से निर्माण हुई है, ये विचार रखे। उसका परिणाम ये हो गया कि भाषा से संबंधित जितने भी विद्वान काम कर रहे थे उन्होंने इसके ऊपर विचार करना शुरू किया और भारत की भाषाएं और यूरोप की भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन वहां पे शुरू हुआ और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में यही जो है भाषा विज्ञान का आरंभ बिंदु माना जाता है। तो भाषा विज्ञान काम क्या करता है? तो भाषा विज्ञान का काम ध्वनि, शब्द, पद रचना, वाक्य रचना, अर्थ आदि भाषिक इकाइयों से संबंधित नियमों, सिद्धांतों का अध्ययन करना है। मतलब भाषा विज्ञान काम ये करता है कि भाषा में मौजूद शब्द जो है,
पद रचना जो है, वाक्य रचना जो है, अर्थ रचना जो है या अर्थ जो है, इनका संबंध या इन सभी इकाइयों का गहराई तक अध्ययन जो है भाषा विज्ञान के माध्यम से सामने लाया जाता है और उसके आधार पर कुछ नियम, कुछ सिद्धांत बनाए जाते हैं और यही अध्ययन जो है भाषा विज्ञान का प्रमुख अध्ययन माना जाता है। इन्हीं इकाइयों के आधार पर भाषा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र निर्माण हुए हैं और उन क्षेत्रों को भी हमें थोड़ा सा जानना जरूरी है। मतलब भाषा के भीतर मौजूद ध्वनि, शब्द, पद रचना, वाक्य रचना, अर्थ रचना, ये सभी जो अध्ययन के क्षेत्र जो है भाषा विज्ञान के एक अपने स्वतंत्र वहाँ पे शाखाएं बन चुके हैं। तो इसमें किस प्रकार से काम चलता है वो भी थोड़ा सा देखेंगे कि दो भाषाओं को लेकर किया गया अध्ययन तुलनात्मक भाषा विज्ञान के वहाँ पे शाखा के अंतर्गत वहाँ पे किया जाता है। एक भाषा के एक काल बिंदु को लेकर, मतलब देखिएगा मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूं कि भाषाओं का अध्ययन किस प्रकार से भाषा में होता है। तो पहली बात वहां पे आ गई कि दो भाषाओं को लेकर किया गया अध्ययन तुलनात्मक भाषा विज्ञान। उदाहरणार्थ मराठी एक भाषा है और हिंदी एक भाषा है, इन दोनों में साम्य और वैषम्य या समानता और विषमता क्या है, इसको लेकर तुलनात्मक अध्ययन अगर जब वहां पे होता है तो वह भाषा विज्ञान का तुलनात्मक भाषा विज्ञान शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात है, एक भाषा के एक बिंदु को लेकर किया गया अध्ययन समकालीन एककालिक भाषा विज्ञान इसको कहा जाता है। उदाहरणार्थ किसी एक भाषा के कालखंड को लिया जाए, मान लीजिएगा कि 11वीं शती से 15वीं शती तक हिंदी की स्थिति क्या थी, उसमें किस प्रकार की हिंदी की शब्दावली मौजूद थी, किस तरह से वहाँ पे साहित्य रचना की जा रही थी, ये सभी अध्ययन जो है किसी एक भाषा के किसी एक कालखंड को लेकर अगर वो अध्ययन किया जाता है तो उसको समकालीन या एककालिक भाषा विज्ञान के नाम से वहाँ पे जाना जाता है। तो तीसरी अध्ययन शाखा है, देखिएगा, एक भाषा के विकास के विभिन्न स्तरों को लेकर किया गया अध्ययन ऐतिहासिक भाषा विज्ञान हम उसको मान सकते हैं। उदाहरणार्थ मान लीजिएगा कि मराठी भाषा है तो मराठी भाषा 10वीं शती से पूर्व कैसी थी, पहली शती में कैसी थी, 11वीं शती में कैसी थी, 15वीं शती में उसकी स्थिति क्या थी। अर्थात इन सभी स्थितियों को जब हम क्रमवार या सिलसिलेवार वहाँ पे अध्ययन करते हैं या उसका अध्ययन किया जाता है तो ये भाषा विज्ञान का जो क्षेत्र जो है ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के अंतर्गत ये शाखा जो है वहाँ पे बन जाती है या उस प्रकार का अध्ययन वहाँ पे किया जाता है। मतलब ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के अंतर्गत किसी एक भाषा के विकास क्रम को वहाँ पे जांचा जाता है और उसके आधार पर हम परख सकते हैं कि मराठी भाषा जो है 15वीं शती में कैसी थी, 19वीं शती में कैसी है और 20वीं शती में कैसी है। ये सभी बातें जो है भाषा विज्ञान के कारण हमारे सामने आ जाती है। अगली एक ज्ञान शाखा है, मतलब अगला एक अध्ययन का विषय है भाषा विज्ञान के सामने, व्यावहारिक प्रयोजन से किया गया अध्ययन प्रायोगिक भाषा विज्ञान है। मतलब हमारे दैनंदिन व्यवहार में हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा जो है प्रायोगिक भाषा विज्ञान के अंतर्गत वहां पे आ जाती है। उदाहरण के तौर पर अनुवाद, विज्ञापन, ये सभी क्षेत्र जो है प्रायोगिक भाषा विज्ञान के अंतर्गत वहां पे उसका अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से लगभग 4 विषय जो है भाषा विज्ञान के अध्ययन के कटघरे में आ जाते हैं और उसके आधार पर किसी भी भाषा का अध्ययन जो है वहां पे संभव हो जाता है और उसके विकास क्रम को जान सकते हैं, उसकी प्राचीनतम स्थिति को जान सकते हैं या उस दौर में जो भी कुछ भाषा से संबंधित वहां पे स्थितियां जो बनी थी वो भी हम उसके आधार पर जान सकते हैं। तो इस तरह से इन 4 बातों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि भाषा विज्ञान भाषा को लेकर ही या भाषा का ही अध्ययन करता है। उसमें विशेषतः मनुष्य द्वारा बोली जाने वाली भाषा का अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। मनुष्य द्वारा बोली जाने वाली भाषा का अध्ययन, ये बात आने वाली जो परिभाषाएं हैं उसके भीतर वहां पे आ जाएगी, आपको वो बात मैं समझाऊंगा। अर्थात इन सभी बातों के आधार पर इतना समझ लीजिएगा कि भाषा विज्ञान केवल और केवल भाषा के जो उप अंग है उसमें ध्वनि है, शब्द है, वाक्य है, पद है, अर्थ है,
इनको लेकर वह विस्तार से विश्लेषण पूर्वक जो है अध्ययन करता है और इसलिए इसको भाषा विज्ञान कहा जाता है। और मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि भाषा का विशिष्ट ज्ञान हमें भाषा विज्ञान देता है। तो इसका मतलब यह है कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, हम ध्वनि कैसे निकालते हैं, वाक्य रचना कैसे होती है, वाक्य के प्रकार कितने हैं, कौन से हैं, या फिर शब्द और अर्थ का संबंध क्या है, इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन जो है हमें भाषा विज्ञान के भीतर करने को मिलेगा और उसी के आधार पर हम किसी भी भाषा के स्वरूप को जो है या भाषा के व्यवहार को जो है या भाषा की प्रक्रिया को जो है भाषा विज्ञान के आधार पर भली भांति समझ सकते हैं। तो अगले लेक्चर में मैं आपके सामने भाषा विज्ञान की परिभाषाएं ये आपके सामने रखूंगा। तो तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में भाषा विज्ञान की परिभाषाएं लेकर। धन्यवाद।